Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today for this video lecture for the class 10th of the RBSc subject science or running chapter number 4. The chapter number 4 name is immunity system and blood groups. बच्चों हमारा आज का जो वीडियो सेगमेंट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 101% इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर आप लोग मिस मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज हम लोग जो है वो इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो मैंने बोर्ड के इस तरफ मेंशन किया हुआ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन इट्स टाइप, नीड ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेरिडिटरी सिग्निफिकेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। तो आज हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा दो काम हो जाएगा, एक तो हम लोग चैप्टर को भी एंड कर देंगे और दूसरा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है ना। तो मैं आप लोगों को साथ साथ कॉपी पेन खोल दीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना बच्चों कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कोई ब्लड डोनेट करता है या किसी के ब्लड चढ़ाया जाता है ना। ऐसा पर्सन जो ब्लड डोनेट कर रहा है और एक ऐसा भी पेशेंट होता है जिसको ब्लड लेना पड़ रहा है ना। तो ब्लड का क्या हो रहा है, ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ब्लड का ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है इन द साइंस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन लिख देता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड का ट्रांसफर होना किसके जरिए, वाया, यानी आप लोगों को मीडियम भी मालूम होना चाहिए किसके जरिए होकर जाएगा, थ्रू किसके होकर जा रहा है, वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अपने जो ब्लड में है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी के कनेक्शन के द्वारा, यानी कि वेन्स का वेन्स में जाएगा, है ना। जो बॉडी के अंदर जो इंटरवेंस होती है और वहां से उसी के थ्रू ही वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऊपर से ब्लड को पिला दिया एज ए जूस की तरह तो ब्लड चला गया, नहीं, वो वेन्स के द्वारा ही जाएगा। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के मीडियम के द्वारा ही जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ ब्लड का ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लड और प्लस ब्लड के कंपोनेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं बच्चों, प्लस ब्लड कंपोनेंट। अब ये ब्लड कंपोनेंट क्या हो गया, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि किसी पेशेंट को डेफिशिएंसी हो जाए प्लाज्मा की, तो वो ब्लड का कंपोनेंट ही है, ब्लड का ही कंपोजिशन में आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी ट्रांसफर किया जा सकता है, प्लेटलेट्स भी ट्रांसफर की जा सकती है, WBC भी ट्रांसफर की जा सकती है, हीमोग्लोबिन भी ट्रांसफर किया जा सकता है और क्या नाम है आप लोगों के, RBC भी ट्रांसफर की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ भी चीज ट्रांसफर कर सकती है जो ब्लड से रिलेटेड हो। तो सिर्फ ब्लड का ही ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, ब्लड के कंपोनेंट्स को भी पर्टिकुलर डाला जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा जब डेंगू डिजीज हो जाती है, डेंगू बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो उस डिजीज में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंट्रोड्यूस किसने किया, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है बोर्ड में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंट्रोड्यूस किया और परफॉर्म किया था, तो फर्स्ट परफॉर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट जो पहला अटेम्प्ट किया गया था, पहला जिसने ट्राई किया वो था डॉक्टर, आप लोग नोट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डाइंस। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डाइंस ने किया था और वो भी कब किया था बच्चों, 1967 में किया था आई थिंक। एक बार देख लेना, क्लियर कर देना, ईयर मुझे परफेक्टली याद नहीं है,
5 जून था शायद एक्चुअली, ठीक है ना, 15 जून था, 15 जून को इसने किया था। कब किया था अगर कोई पूछ ले आप लोगों को तो 15 जून को किया था। ईयर आप लोग एक बार बुक से रेफर कर देना, ईयर मुझे मैं शायद मिस हो चुका हूँ, समथिंग 1667 है या 1665 होगा, तो आप लोग देख लेना। 15 जून को इस डेट को किया गया था और 1665 नोट कर लेना एक बार के लिए, ठीक है ना। तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया था। अब इसने किस में किया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस में किया था इसने। इन 15 इयर्स बॉय, एक बॉय के अंदर किया गया था जो कि सिर्फ 15 साल का लड़का था, लेकिन इससे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ डॉक्टर जीन साहब से ये हो गया कि इन्होंने जो 15 साल के बच्चों में जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया वो किसी शिप के ब्लड से कर दिया, यानी कि शिप का ब्लड ले लिया और बच्चे में डाल दिया, बॉय में डाल दिया, ह्यूमन में डाल दिया। तो इन 15 ईयर बॉय फ्रॉम अ शिप, ठीक है ना, शिप का मतलब होता है बेड। किसी एनिमल का ब्लड जो है वो किसी ह्यूमन में चढ़ा रहा है। देखो यहाँ कर तो दिया इन्होंने, फर्स्ट ट्राई कर तो, लेकिन गड़बड़ हो गई कि ये बच्चा जो था आगे 10 ईयर मतलब जब ये 25 साल का हो गया तब इसकी बॉडी में बहुत सारे डिजास्टर्स चेंजेस आना शुरू हो गए और इसकी उसी टाइम में डेथ भी हो गई। तो कहने का मतलब है सक्सेसफुली नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये सक्सेस। ह्यूमन का ह्यूमन में ही ट्रांसफर होगा और एनिमल का एनिमल में ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद में तो ये पता चल गया था, तो उसके बाद में तो स्पेस होगा। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ बच्चों, आप लोग एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग जो है वो किसको पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफर करने के प्रोसेस या इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इस टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कितने तरह के टाइप्स होते हैं ट्रांसफ्यूज करने के। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो इरेज कर देते एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स बता देता हूँ मैं आपको। चलिए अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप होते हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के। एक जिसको बोला जाता है एलोजेनिक, ठीक है ना, और एक होता है जो होता है ऑटोजेनिक। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एलोजेनिक का तो मतलब ये हो गया कि किसी में ब्लड का कलेक्शन किया जा रहा है फिर ट्रांसफर किया जा रहा है वो किसी अनदर पर्सन से। जबकि ऑटोजेनिक का मतलब हो गया जो कलेक्शन कर रहे हैं वो खुद ही रिसिपिएंट है, मतलब उसी का कलेक्शन है, उसी के अंदर चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 2 टाइप्स हो गए, एक तो हो गया एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक हो जाएगा ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाय कलेक्शन ऑफ अदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन के द्वारा कलेक्शन किया गया था फिर ट्रांसफ्यूज किया गया, उसको बोल दिया गया एलोजेनिक। सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप किसी के पर्सन के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता हो तो मैं चाहूँ तो अपना ब्लड उसको दे सकता हूँ, ठीक है ना, थ्रू बाय किसके द्वारा, वेनर सिस्टम के द्वारा, यानी अपने बॉडी के जो वेन्स होते हैं उसके सिस्टम के द्वारा। वहीं दूसरा एक और होता है जिसको बोला जाता है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब ये हो गया कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय कलेक्शन रिसिपेंट इटसेल्फ, खुद के द्वारा कलेक्शन किया होगा फिर वही ट्रांसफर होगा, यानी पहले कहीं कलेक्शन कराया होगा वही ब्लड इसको ट्रांसफर किया जा रहा है या उसकी फैमिली से किसी को कहा गया उससे ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना। तो बच्चों ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं कि नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड को ट्रांसफर करने की नीड क्यों पड़ी। एक बार मैं साइड में जाता हूँ, एक बार इसको भी आप लोग जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आगे मूव करते बच्चों, नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों पड़ी, यानी कि ब्लड को ट्रांसफर करने की नीड क्यों है, ऐसी क्या नौबत आ गई जो ब्लड को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग जल्दी से, ठीक है ना। वैसे तो ब्लड को ट्रांसफर करने की नीड नहीं आनी चाहिए, बहुत रेयरली कंडीशन होनी चाहिए जब ब्लड को ट्रांसफर किया। क्यों, एक तो वो अपन किसी अनदर से ले रहे हैं, दूसरा क्या पता कोई बॉडी के अंदर कुछ और ज़्यादा रिएक्शन कर जाए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से आ रहा है। नेचुरली खुद से होगा तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी कई सम सर्टन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं आपको नीड बता देता हूँ क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बच्चों समझना इसको। सबसे पहले अगर मान लो कोई इंजरी हो गई या कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उस समय ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा उस पेशेंट के अंदर, ये भी है, बिल्कुल सही है। तो कब हो सकता है, व्हेन ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, व्हेन ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट, या फिर आप लोग बोल सकते हो ड्यूरिंग इंजरी, ड्यूरिंग इंजरी। अच्छा, फिर उसके बाद में हो जाएगा एक्सेस डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। जब किसी की बॉडी में ब्लड ही बहुत कम हो तो उस पर्सन को तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्सन मर जाएगा, है ना। तो जब एक्सेस डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, तब भी किया जाता है ब्लड को ट्रांसफर। और सर्जरी के दौरान, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि सर्जरी के दौरान भी होता है। ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी होती है, कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, तब भी पर्सन को ब्लड की नीड पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत ही दुबली पतली है, और फिर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान तो पता है लेबर पेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सेस ब्लड निकल जाता है, तो उस समय ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। या किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को और भी कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उस समय ब्लड की नीड पड़ जाती है। और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कंपोनेंट, जब ब्लड के, चलो ब्लड तो बराबर था लेकिन ब्लड के कंपोनेंट कमी हो गई, जैसे लाइक प्लाज्मा, ब्लड का कंपोनेंट मैंने आपको बताया था ना, ब्लड के कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज आ जाती है। लाइक देखो जैसे प्लाज्मा आ गया, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है ना, प्लेटलेट्स हो गया, ईटीसी करके आप लोग लिख दीजिए। तो इनकी डेफिशिएंसी में भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और दो और होती है, एक जब पर्सन कुछ स्पेसिफिक डिजीज से सफर करता है, जैसे लाइक सम स्पेसिफिक डिजीज, जैसे सपोज करो कि उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया डिजीज है। अब ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या होती है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जब अपना सेकंड चैप्टर आएगा। अभी के लिए फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है जिसमें सेल जो हो जाती है वो बहुत ही रैप्चर्ड हो जाती है और बॉडी में आरबीसी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ब्रेस्ट आउट हो जाता है। हीमोफीलिया में भी हो सकता है। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों के बॉडी के अंदर जो है, एक बार जब इंजरी लग गई तो ब्लड जो है वो रेगुलरली एक्सेसली फ्लो होता रहेगा बॉडी से। वो कभी कट लग गया या चोट लग गई तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होगा और ब्लड की कमी हो जाएगी और उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हीमोफीलिया डिजीज के दौरान भी ये क्या किया जाता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, अपने ये दो टॉपिक अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हेरिडिटरी सिग्निफिकेंट ऑफ ब्लड ग्रुप्स और ऑर्गन और बॉडी डोनेशन। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए फटाफट से। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि भाई हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लिया, इसके टाइप्स पढ़ लिए, नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ जो अपने बुक में भी आ रखी है कि भाई ब्लड को ट्रांसफ्यूज जब किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो उसके कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टेप्स देख लीजिए, तो ध्यान से सुनना। स्टेप्स ऑफ ब्लड
ट्रांसफ्यूजन, या फिर आप लोग इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। स्टेप्स नहीं बोलकर आप लोग क्या बोल सकते हो, प्रोसेस भी बोल सकते हो। तो बच्चों दो प्रोसेस होते हैं, ध्यान से सुनना, दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कौन सा हो गया, पहला प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड कलेक्शन। पहले ब्लड का क्या किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये तो ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा या ब्लड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड कलेक्शन पढ़ते हैं कि ब्लड का कलेक्शन कैसे होता है। तो देखो ब्लड कलेक्शन, इसको अच्छे से समझना बेटा। ब्लड का कलेक्शन, सबसे पहले ब्लड कलेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, उस डोनर का एग्जामिन करना पड़ता है। डोनर का मतलब कौन हो गया, जो ब्लड देने के लिए आया है ना, जो ब्लड देना चाहता है। तो ब्लड डोनर को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा अंडर बाय द डॉक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, एग्जामिन ऑफ ब्लड डोनर बाय डॉक्टर। जो डॉक्टर होंगे जो इसका ब्लड लेना चाहते हैं, उस डोनर को वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन का मतलब ये हो गया बच्चों कि उसका चेक करेंगे, उसको फीवर तो नहीं है, उसकी एज क्या है, वो प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं आ गई है जो ब्लड देने के लिए आई है, वो मतलब उसको कोई और रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर उसको चेक करना चाहेगा, ठीक है ना। उसको शुगर तो नहीं है, ठीक है ना, डायबिटीज़ वगैरह जैसे, मतलब तो ये प्रॉब्लम वो चेक करता है, डॉक्टर चेक करता है। तो वो पहले तो वो एग्जामिन किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट देखा जाएगा। सेकंड, जैसे ही वो ब्लड का डोनर जो वो परफेक्ट हो गया, डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है, तो उसके बाद में उसका ब्लड जो होगा वो कलेक्ट किया जाएगा। तो देखो आफ्टर एग्जामिन बाय डॉक्टर, जब डॉक्टर के द्वारा वो एग्जामिन कर लिया जाएगा, डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ पूरा होता है ना। आफ्टर एग्जामिन बाय डॉक्टर द ब्लड कलेक्टेड एंड stored in keep in sterilized cannula पाउच। ध्यान से सुनना, इनके लिए स्पेशल पाउच आते हैं, तो वो स्टेरिलाइज होते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब होता है उनमें थोड़े से अमाउंट में सोडियम स्टीरेट डाला हुआ होता है, जो कि ब्लड को एटलीस्ट 30 डेज तक प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। तो एक कैनुला होता है, उसमें एयर भी नहीं जाता। और क्यों, क्योंकि वो सब क्या करते हैं कि सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। कौन से सेल, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये स्टेरिलाइज इसलिए किया जाता है टू प्रिवेंट, अगर कोई पूछ ले आप लोगों को तो स्टेरिलाइज क्यों किया गया, टू प्रिवेंट सेल्स ग्रोथ, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होगा, अब पहले तो उसका एग्जामिन किया डोनर का, फिर उसके बाद में उसके ब्लड को लिया, कैनुला से ले लिया और उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे बार में क्या किया जाएगा, अब उसका ब्लड को स्टोर किया जाएगा। नाउ द स्टोरेज ऑफ ब्लड इन रेफ्रिजरेटर, एक बड़े से रेफ्रिजरेटर में क्या कर दिया जाता है, ब्लड को स्टोर कर दिया जाता है और ऊपर उसका लेबल लगा दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, ठीक है। बच्चों यहाँ मैं कुछ जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आरबीसी जो होती है वो 30 डेज तक प्रिवेंट रहती है, लेकिन प्लाज्मा सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही रहता है, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। फोर्थ, रेफ्रिजरेटर में कलेक्ट कर दिया, एक कूल टेम्परेचर रखा जाता है, इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर रखा जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर पाए, है ना। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, जो डोनर होगा उसको जाने नहीं देते, डोनर को वापस से एग्जामिन करना पड़ता है। अगेन प्रॉपर चेकिंग ऑफ डोनर बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर और डॉक्टर की टीम होगी
उस डोनर को वापस से चेक करेगी। क्यों चेक करती है वापस से मैं आपको बता देता हूँ। उसको प्रॉपरली रेस्ट करवाएगी कि आप 1 घंटा एटलीस्ट 60 मिनट यहाँ पर रुको। आपने अभी अभी ताज़ा ताज़ा ब्लड दिया है, आप रुक के रहो, क्या पता आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ गए या उसको फीवर हो गया, तो ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको थोड़ी समय के लिए रखा जाता है। तो ये तो हो गया बेटा कलेक्शन का प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे किया जाता है। एक बार मैं साइड में आ जाता हूँ, एक बार जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं। चाहो तो आप लोग नोट करके लिख सकते हो कि भाई प्लाज्मा का स्टोरेज कितने दिन का होता है और आरबीसी का स्टोरेज कितने दिन का होता है। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग ब्लड को ट्रांसफर करने वाला पड़ता है सिस्टम, ब्लड ट्रांसफर। ब्लड को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, डोनर और रिसीवर दोनों का, डोनर एंड रिसीवर जो लेने वाला है, रिसीवर दोनों का ब्लड को क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। डोनर एंड रिसीवर बोथ ब्लड ग्रुप्स मैच्ड, ब्लड ग्रुप्स मैच्ड, ठीक है ना। क्यों मैच करना जरूरी है, क्योंकि भाई नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। डोनर ए बी पॉजिटिव हो और रिसीवर जो होगा वो ए बी नेगेटिव होगा तो गलत ब्लड चढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्लड ग्रुप को पहले मैच करना जरूरी है। ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर भी आ जाएगा, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। सेकंड, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज it should be checked in the blood not containing any blood related diseases। अब ये ब्लड रिलेटेड डिजीजेस क्या हो गया, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे उसको कोई HIV वगैरह या हेपेटाइटिस वगैरह ये डिजीज नहीं हो, लाइक HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या हेपेटाइटिस, ठीक है ना, ये इस तरह की, या सिफिलिस वगैरह, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B कोई भी हो सकता है ना। तो इस तरह की कोई डिजीज नहीं हो उसको, उस ब्लड के अंदर। तीसरा क्या किया जाएगा बच्चों कि जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, ध्यान से सुनना, जब ब्लड को ट्रांसफर करना है तो जो मैंने आपको कहा था ना कि स्टोरेज करते हैं इसको रेफ्रिजरेटर में, तो बिफोर 30 मिनट ही लाया जाता है। तो ब्लड कलेक्ट आउट बिफोर 30 मिनट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जस्ट कितने मिनट पहले लाया जाएगा, 30 मिनट पहले ही लाया जाएगा। अच्छा, अब ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे करेंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, चाहे एलोजेनिक कर रहे हो चाहे ऑटोजेनिक कर रहे हो, ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हो तो कैसे करेंगे, बाय द स्पेशल, वही मैंने बताया ना, इंटरवेंस। तो अब कैसे होगा, नाउ ब्लड ट्रांसफर कैन बी डन बाय, किसके द्वारा किया जाएगा बेटा, डन बाय इंटरवेनस कैनुला। इंटरवेनस कैनुला का मतलब ये हो गया कि वो जो पाउच होगा उसको डालेंगे, फिर उसको अंदर एक सिरिंज डाल के, और इंटरवेन बॉडी बोले तो बॉडी के वेन्स के अंदर ही ये डाला जाएगा। तो ये आप लोगों का ब्लड को ट्रांसफर करने का भी सिस्टम हो गया। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट करके आप लोग लिख दीजिए साइड में यहाँ पे, कि प्लाज्मा की जो लाइफ होती है वो ओनली फॉर 2 और 3 डेज तक ही होती है। यानी प्लाज्मा का स्टोरेज हम लोग 2 या 3 दिन तक ही कर सकते हैं, जबकि आरबीसी जो होगी वो एटलीस्ट 30 डेज तक होती है। कितने डेज तक होती है, 30 डेज तक। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ब्लड को कितने समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, तो 30 डेज है। 30 डेज के बाद में इसी ब्लड को उठा के नाली में पानी की तरह बहा दिया जाता है।
ठीक है। अच्छा, ब्लड देने के लिए जो आ रहे हैं उनकी भी सब कुछ चेकिंग होती है ना, एग्जामिन किया जाता है, उसकी एज क्या है, उसको कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज तो नहीं है, वो प्रेग्नेंट तो नहीं, उसको कोई फीवर तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, बहुत सारी उसकी लेटेस्ट अभी सर्जरी तो नहीं हुई है, बहुत सारा ऐसा चेकअप किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट चूक गया हूँ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, 5th पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे हाथ में पड़ा है, देखो मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। चलो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ। देखो, जैसे ही यहाँ पर ब्लड को ट्रांसफर कर देंगे, सक्सेसफुली वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के लिए दोनों को रखा जाता है, उसको मेडिसिन दिया जा सकता है। इफ मेडिसिन मे बी बोल रहा हूं मैं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, मे बी गिवन टू द पेशेंट if he or she suffering from pain, fever, chill, etc. अगर मान लो सपोज करो कि वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के दौरान या ट्रांसफ्यूज कर लेने के बाद उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, उनकी बॉडी में फीवर होना शुरू हो गया, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई या और भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय डॉक्टर वहीं पर खड़ा रहेगा, डॉक्टर की पूरी टीम वहीं पर खड़ी रहेगी, स्टाफ पूरा खड़ा रहेगा, ताकि उसको तुरंत प्रोटेक्ट किया जा सके, उस पेशेंट को भी प्रोटेक्शन मिल सके। तो मेडिसिन बराबर उसको लिख कर दे देंगे या उसको हाथों हाथ ट्रीटमेंट करके दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। अब उसके बाद में जो है वो है हेरिडिटरी सिग्निफिकेंट ऑफ ब्लड ग्रुप और ऑर्गन डोनेशन डे। आज का वीडियो शायद मेरे अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया, थोड़ा लंबा हो गया, मैं डिटेल में ज़्यादा चला गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को, आई होप मैं आप लोगों को हेरिडिटरी सिग्निफिकेंट ऑफ ब्लड ग्रुप्स और ऑर्गन और बॉडी डोनेशन दोनों कंप्लीट करवा दूंगा। मेरी कोशिश यही थी, मेरा ट्राई पूरा यही था कि आज के वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो 2 टॉपिक हमारे बाकी रह जाएंगे बच्चों, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन सा? एक तो सिग्निफिकेंट रोल पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है, कोई गलत ब्लड तो नहीं चला गया, या बच्चे का पता लगाने के लिए कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, मम्मी में ये है, वो पापा में ये है। तो बहुत इजी है, जल्दी से हो जाएगा। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आता है, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। और ऑर्गन और बॉडी डोनेशन पढ़ेंगे आप लोग। ओके बच्चों, खूब पढ़ो, खूब मस्त रहो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, शुरुआत से रिवाइंड करके देखना, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी मैंने बोली है, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखवाई है, उसको लिखो, याद कीजिए। ओके, थैंक यू।